नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आज आपके सामने फिर से बहुत ही शानदार करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज की ये वीडियो होने वाली है। बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों अपना क्वेश्चन है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वानिकी विश्वविद्यालय, भारत का पहला जो वानिकी मतलब आप याद रखिएगा फॉरेस्ट्री, जो अपने पास में फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय मतलब फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है ना, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, वो दोस्तों कहां स्थापित की गई है। तो दोस्तों आप बता देना, तेलंगाना के अंदर। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जबरदस्त भाई साहब, कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय मतलब आप ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, ये कहां स्थापित की गई है। तो आप बता देना तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना कब बना था, तो आप बता देना 2 जून 2014 में। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो आप बता देना हैदराबाद। और हैदराबाद कौन सी नदी के ऊपर है, मूसी। और मूसी नदी किसकी सहायक है, कृष्णा। और कृष्णा की लंबाई कितना है, 1400 किलोमीटर। दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की जो सेकंड बिगेस्ट रिवर है वो है कृष्णा। ध्यान रखिएगा, दूसरी बड़ी नदी है कृष्णा, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जिसकी एक सहायक है मूसी। और उसी मूसी नदी के ऊपर एक शहर स्थित है हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद के साथ में ही दोस्तों एक शहर पड़ता है जिसका नाम है सिकंदराबाद। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से भी जाना जाता है, तो आप बताओगे दोस्तों, जुड़वा शहर के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का पहला जो वानिकी विश्वविद्यालय है, फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय मतलब फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है वो दोस्तों वो कहां स्थापित की गई है, तेलंगाना में। और तेलंगाना कब बना था, 2 जून 2014 में। भारत का अंत में जो राज्य बना है ना, अंत में सबसे लास्ट में जो स्टेट बना है वो तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। ध्यान रखिएगा, जो मूसी नदी के ऊपर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जानते हैं। और हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है, तो कौन सी झील के माध्यम से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो आप बता देना हुसैन सागर झील के माध्यम से जुड़े हुए हैं। क्लियर है ना, यहां तक आप बहुत शानदार तरीके से ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर रखिएगा। लेकिन तेलंगाना जिसका मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछे कि तेलंगाना का सीएम कौन है, तो के चंद्रशेखर राव ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री है। और तेलंगाना का गवर्नर पूछे ना दोस्तों कि तेलंगाना का गवर्नर कौन है, तो तेलंगाना का गवर्नर कौन है, तो आप बता देना तमिलिसाई सुंदरराजन। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना का गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। क्लियर रखिए, ठीक है भाई साहब, बहुत शानदार पॉइंट है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, गवर्नर पूछे तो तमिलिसाई सुंदरराजन, ये तेलंगाना का क्या है, तो गवर्नर है, गवर्नर। ठीक है, क्लियर रखिए। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। कहने का मतलब ऐसा है कि जिन व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय लेवल के या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो पुरस्कार मिले हैं, उस राज्य की सरकार उन व्यक्तियों को मासिक पेंशन देगी। जैसे बुढ़ापा पेंशन वगैरह नहीं होती है, इसी प्रकार से मासिक पेंशन भी देगी। तो ये सरकार ने, किस राज्य सरकार ने दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और सरकार की एक बहुत शानदार पहल है। और फिलहाल जो शानदार पहल स्टार्ट कर सकता है वो है अरविंद केजरीवाल। देखिए एक बार, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है लाडलो, बहुत शानदार प्रश्न है लाडलो। क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों आप बता देना, मासिक वजीफा देने की जो घोषणा की है ना, वो कौन सी राज्य सरकार ने की है, तो आप बता देना दोस्तों, पंजाब की सरकार ने।
पंजाब, पंजाब की सरकार ने जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है उनको मासिक वजीफा देने की घोषणा की। मान लीजिए वो सरकार डिसाइड करेगी कि पद्मश्री वाले को कितने मिलेंगे, पद्म भूषण वाले को कितने मिलेंगे और भारत रत्न वाले को कितने मिलेंगे, या और भी जो राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, उनको पंजाब की सरकार है वो मासिक पेंशन देगी, मासिक वजीफा देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, और पंजाब में दोस्तों मुख्यमंत्री है भगवंत मान। और दोस्तों याद रखिएगा पंजाब का राज्यपाल कौन है, तो वीपी सिंह बदनौर, ये ध्यान रखिएगा, वीपी सिंह बदनौर ये पंजाब का राज्यपाल है, जो चंडीगढ़ का प्रशासक भी है। पंजाब की राजधानी का जिक्र करें तो दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जिसका डिजाइनर ली कॉर्बूजियर है, जो फ्रांस से बुलाया गया था, जिसकी राजधानी पेरिस है, और पेरिस दोस्तों सीन नदी के ऊपर स्थित है। पेरिस कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो आप बताएंगे सीन नदी के ऊपर स्थित शहर जिसका नाम क्या है, तो आप बता देना पेरिस। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से हम सारे पॉइंटों का अध्ययन करते हुए चल रहे हैं, एकदम बहुत जबरदस्त, एकदम शानदार। ठीक है, मेरे साथ में बने रहें। किस राज्य में सरकारी स्कूलों को छठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? किस राज्य में, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है, या किस राज्य के सरकारी स्कूलों में? देखो दोस्तों, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में जो छात्र छठी से 12वीं क्लास में है, 6 से 12th क्लास में है, वो छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। वेलनेस दिवस नहीं, वेलनेस, हाँ सही है, वेलनेस दिवस मनाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वेलनेस दिवस मनाएंगे तो दोस्तों आप बता देना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस राज्य में सरकारी स्कूलों में छठी से 12वीं कक्षा के छात्र है प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो वेलनेस दिवस मनाएंगे, ये कौन से राज्य के अंदर, किस राज्य सरकार ने फैसला लिया है, तो झारखंड है, झारखंड। और झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, रांची। और ये रांची कौन सी रेखा के पास स्थित है दोस्तों, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा दोस्तों कितने देशों से गुजरती है, 18। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती, 8 राज्यों से। क्लियर है ना? किस राज्य सरकार फैसला लिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में जो स्टूडेंट छठी से 12वीं कक्षा तक है वो स्टूडेंट प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड की सरकार ने यह फैसला लिया। वेलनेस दिवस मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी घोषणा झारखंड सरकार ने की है। क्लियर रखिएगा, बहुत शानदार है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहां किया गया? हाल ही में दोस्तों अहेली खादी फैशन शो का आयोजन, हाल ही में अहेली खादी फैशन शो का आयोजन अहेली खादी जो फैशन शो है ना, अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आप बताएंगे गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लाजवाब है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक, एंड तक जरूर देखें। हाल ही में अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर। और गांधीनगर दोस्तों कहाँ है? गुजरात, जो 1960 में बना था, 1960 के अंदर बना था। लेकिन अहेली का मतलब आप क्या समझते हो? अहेली का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध, अहेली का मतलब होता है प्योर, अहेली का मतलब होता है शुद्ध होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अहेली फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में। गुजरात जिसका मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, और गुजरात जिसका राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत गुजरात का राज्यपाल है। लेकिन जिक्र गांधीनगर का आया है तो दोस्तों आप याद रखें, ये गांधीनगर जो साबरमती नदी के किनारे पड़ता है, साबरमती नदी के किनारे, ये साबरमती नदी, ध्यान रखिएगा, ये साबरमती नदी पूर्व से पश्चिम बहने वाली, साबरमती नदी पूर्व से पश्चिम बहने वाली भारत की तीसरी बड़ी नदी है। पूर्व से पश्चिम बहकर अपना पानी खंबात की खाड़ी से अरब सागर में गिराने वाली भारत की तीसरी बड़ी नदी जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, साबरमती नदी जिसका नाम है। ठीक है ना? क्लियर है? बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आशा करता हूं कि सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का आयोजन किया है? एक बार देखें कि मेला कौन सा है? कमल नो
कार्निवल, 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 बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कमल नो कार्निवल पुस्तक मेले का आयोजन किया है या उद्घाटन किया है? तो आप बताएंगे दोस्तों अहमदाबाद में, अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना गुजरात के अंदर है, गुजरात। मतलब गुजराती भाषा व साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, गुजराती भाषा एवं साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कमल नो कार्निवल जो पुस्तक मेला है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां किया है दोस्तों? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों आप बता देना अहमदाबाद भी साबरमती नदी के ऊपर है। और इसी साबरमती नदी के किनारे दोस्तों एक आश्रम पड़ता है जिसका नाम साबरमती आश्रम है। और इस साबरमती आश्रम की नींव कब रखी गई थी? 1916 में। किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने। बन कब गया था? 1917 में। ध्यान रखिएगा साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे है। और कहां है? तो आप बताएंगे साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद के पास में है। ठीक है। हाल ही में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल अथवा महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा? हाल ही में भारत का जो नया महान्यायवादी बनेगा, नया महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है, आर्टिकल 76 में मिलता है। हाल ही में भारत का नया जो महान्यायवादी है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का नया महान्यायवादी, भारत का जो नया महान्यायवादी है ना, हाल ही में भारत का नया महान्यायवादी किसे बनाया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना भारत का जो नया महान्यायवादी बनेगा वो कौन बनेगा? तो मुकुल रोहतगी बनेगा। मुकुल रोहतगी ये पहले भी महान्यायवादी हैं, ये पहले भी महान्यायवादी रह चुके हैं, केंद्र सरकार के वकील। महान्यायवादी का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार का वकील। और ये मुकुल रोहतगी है, ये पहले भी केंद्र सरकार का वकील अथवा ध्यान रखिएगा महान्यायवादी रह चुका है। तो ध्यान रखिएगा महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में मिलता है। महान्यायवादी कौन बनेगा? नया महान्यायवादी किसे बनाया जाएगा? मुकुल रोहतगी का। ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों? तो के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। अब ये मुकुल रोहतगी देश के महान्यायवादी बनेंगे, केंद्र सरकार के वकील बनेंगे, तो कौन से नंबर के वकील बनेंगे ये दोस्तों? तो मुकुल रोहतगी है, ये 16वें नंबर के बनेंगे। और उम्मीद है कि ये 1 अक्टूबर से कार्यभार संभाल लेंगे। उम्मीद है कि ये 1 अक्टूबर से कार्यभार संभाल लेंगे। तो देश का नया महान्यायवादी कौन बनेगा? मुकुल रोहतगी। किसका स्थान लेगा? के वेणुगोपाल का। कौन से नंबर का बनेगा? 16वें नंबर का। और महान्यायवादी का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 76 में। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आप बता देना राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहां से है? उड़ीसा से। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। कौन से नंबर की बनी है? 15वें नंबर की। कैसी राष्ट्रपति है? आदिवासी राष्ट्रपति। क्लियर है ना? किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, किसी भी 1% दिक्कत आपके मन में नहीं रहनी चाहिए, 1% डाउट आपके दिल और दिमाग में नहीं रहना चाहिए। जो भी डाउट वगैरह है उसको निकाल के आप फेंक दीजिए। क्लियर रखिएगा, ठीक है। चर्चा में रहा ऑपरेशन गियरबॉक्स का संबंध किससे है? ऑपरेशन गियरबॉक्स चर्चा में रहा, ऑपरेशन जो गियर बॉक्स है, ये ऑपरेशन गियर बॉक्स चर्चा में रहा। ऑपरेशन जो गियर बॉक्स है इसका संबंध किस क्षेत्र से है या कौन से डिपार्टमेंट से है? तो राजस्व जो खुफिया निदेशालय है ना, राजस्व खुफिया जो निदेशालय है इससे है। ये राजस्व जो खुफिया निदेशालय है अपने पास में, इससे रिलेटेड है। चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध राजस्व खुफिया निदेशालय से है। एक्चुअल में ये हीरोइन वगैरह की तस्करी करता है, नशीली दवाओं की तस्करी करता है, नशे की तस्करी करता है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया हुआ है। लेकिन हाल ही के अंदर ऑपरेशन गियर बॉक्स के तहत कलकत्ता के अंदर भाई साहब बहुत भारी भरकम मात्रा में हीरोइन पकड़ी गई थी। तो यहां तक आपके पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम उन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अपने पास में दोस्तों क्वेश्चन आता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों 1571 में हुआ था।
और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आप बता देना, अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? तो आप बता देना 1571 में। फतेहपुर सीकरी का है उत्तर प्रदेश में। राजधानी क्या है? लखनऊ। कौन सी नदी के ऊपर है? गोमती नदी के ऊपर। लेकिन फतेहपुर सीकरी जो 1571 में बना था, अकबर ने बनवाया था। और ये अकबर जिसका जन्म 1542 में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर महान जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर 1556 में बैठा था, 1605 तक रहा था। 1605 में जहांगीर आ गया था और जहांगीर पक्का नशेड़ी था भाई, पक्का मतलब नशे वाला व्यक्ति था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया था। ठीक है। माचिस की तिल्ली पर कौन सा फॉस्फोरस लगा होता है? तो जो माचिस होती है ना, माचिस अपने पास में मान लीजिए कोई भी माचिस है, इस प्रकार से 27 नंबर माचिस मान लेते हैं। माचिस की जो तिल्लियां होती है ना, माचिस की जो तिल्लियां होती है, माचिस की दोस्तों जो तिलियां होती है ना, माचिस की जो तिलियां होती है, माचिस की तिलियां, इन माचिस की तिलियों के ऊपर कौन सा फॉस्फोरस लगा होता है? तो आप बता देना, लाल फॉस्फोरस लगा होता है। लाल फॉस्फोरस सबसे बेहतरीन तो ये 27 नंबर आती है, वहीं आती है ना, और तो सब लोकल। तो माचिस की तिलियों के ऊपर जो फॉस्फोरस लगा होता है ना दोस्तों, माचिस की तिलियों के ऊपर वो कौन सा फॉस्फोरस लगा होता है? तो आप बता देना, लाल फॉस्फोरस लगा होता है, फास्फोरस लगा होता है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? तो आप बता देना दोस्तों, अरुंधति, अरुंधति राय, अरुंधति राय की रचना, अरुंधति राय की रचना है। ठीक है। रोवर्स कप का संबंध किससे है दोस्तों? रोवर्स कप, रोवर्स कप का कप है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों आप बता देना, रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। मर्डेका कप का संबंध भी किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? फुटबॉल से। ध्यान रखिएगा ये चीजें। एशिया का सबसे पुराना जो कप है ना, वो रोवर्स कप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक, भारत भारती के लेखक, भारत और भारती के लेखक, भारत भारती के लेखक कौन है दोस्तों? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक है। क्लियर रखिएगा, बहुत शानदार पॉइंट है कि भारत भारती है ना, भारत भारती, इस भारत भारती के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक है। ठीक है। भारत भारती के लेखक का जिक्र किया जाए तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक है। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते समय किस युद्ध में मारी गई थी? रानी लक्ष्मीबाई, जिसके बचपन का नाम मनुबाई था, जिसके बचपन का नाम मनुबाई अथवा मणिकर्णिका भी हुआ करता था। रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से युद्ध करते समय कालपी के युद्ध में, कालपी का जो युद्ध था ना दोस्तों, कालपी का युद्ध, इस युद्ध में मारी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई जिसके बचपन का नाम मनु था अथवा मनुबाई था अथवा मनुकर्णिका था, मणिकर्णिका, जिसके ऊपर फिल्म भी बनाई थी कंगना रनौत ने, और कुछ फिल्म वगैरह इतनी नहीं चल पाई थी। रानी लक्ष्मीबाई कालपी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते समय मारी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है, जो पूरे वर्ल्ड में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए फेमस था, जो पूरे वर्ल्ड में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए फेमस था, इस नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों किसने बनवाया था? तो आप बता देना, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। अरे कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला शासक, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला शासक कुमारगुप्त प्रथम था। और इसको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। खिलजी वंश का शासक हुआ करता था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ में रोज सुबह जुड़ के 7 बजे करंट अफेयर भी की वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।